गुड आफ्टरनून बच्चों। कल उपभोग की प्रवृत्तियां देख चुके हम, जिसमें हमने एपीसी और एमपीसी इन दोनों को क्लियर कर चुके थे। उपभोग का ग्राफ आय के साथ ये भी हम कर चुके थे। यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर की ओर जाता है। पूर्ति रेखा 45 डिग्री की रेखा होती है, ये बता दिया था। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट, इससे पहले आपका उपभोग ज़्यादा होता है, आय कम होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ऋणात्मक बचत की स्थिति होती। यहाँ उसके बाद में जो है आपकी आय ज़्यादा होती है और उपभोग कम होता है। कहने का मतलब एक सीमा के बाद जाके कोई भी उपभोक्ता जो है अपनी बचत बढ़ाने लग जाता है। ये धनात्मक बचत की स्थिति है, ये ऋणात्मक बचत की स्थिति है। ये चीज़ें हमने कल देख ली थी। आज हम देखेंगे कि प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स या प्रोपेंसिटी टू सेव, टू सेव या बचत की प्रवृत्तियां। बचत की प्रवृत्तियों का मतलब ये होता है कि बचत का आय के साथ अनुपात, बचत का आय के साथ अनुपात किस तरह से होगा अलग अलग कंडीशन में, वो हम देखेंगे। कहने का मतलब बचत प्रवृत्ति की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक अनुसूची के रूप में जो आय के विभिन्न स्तरों पर, आय के अलग अलग जो लेवल हैं उनके ऊपर बचत कितनी होती है, वो बचत की प्रवृत्तियां हैं। और उन बचत की प्रवृत्तियां, दो प्रकार की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने उपभोग की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था, कि जैसे एपीसी किया था, उसमें हम करेंगे एपीएस। क्या कहेंगे इसको? बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति एपीएस। एपीएस हमने एपीसी जब देखा था तो सी बटा वाई लिखा था, और एपीएस को करेंगे एस बटा वाई। कहने का मतलब सेविंग्स का या बचत का जो है वो आय के साथ अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस बाई वाई। एस जहाँ पे क्या है? बचत है, और वाई जो है वो क्या है? आय है। एनएफ कीजर के अनुसार औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। सिंपल सी परिभाषा, बचत और आय का अनुपात है। ये परिभाषा दी एनएफ कीजर ने, एनएफ कीजर ने। उदाहरण ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। मान लीजिए कहीं पे आय 100 है और उसमें देख लीजिएगा ये आय आपकी है, और मैं तो ये कहूँ कि मान लीजिए उपभोग दे रखा है साथ और आपकी बचत नहीं दे रखी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे आय आपकी 100 है, आय आपकी 200 हो गई, और आपका उपभोग मान लीजिए 80 है और उपभोग मान लीजिए 20 है, 120 है। बचत कितनी हुई? 20। यहाँ पे बचत कितनी हुई? 80। तो इसकी सहायता से हम एपीएस निकालेंगे। एपीएस बराबर एस बटा वाई। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 20 बटा 100 कितना आ गया? 0.5। यहाँ पे निकालेंगे 80 बटा 200 कितना आया? 0.4। आपके औसत बचत प्रवृत्ति जो है वो भी, ऊपर में कुछ गड़बड़ कर गया ना, 0.2 और ये 0.4। लगातार आप एक चीज देख रहे हैं, औसत बचत प्रवृत्ति जो है वो गिर रही है 0.2 से, सॉरी वो बढ़ रही है लगातार 0.2 से। आय के साथ आपकी बचतें बढ़ती हैं, आय के साथ बचतें बढ़ती हैं। इसका मतलब इसका भी जो डायग्राम होगा वो इंक्रीजिंग होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा।
लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा ये देखना इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपकी आय है, और ये हम बात करें बचतों की। आपका अगर बचत की बात करेंगे तो बचत का जो ग्राफ होगा ना बेटा आय के साथ, वो किस तरह से होगा आपका। यहां से स्टार्ट होता है किसका, कंजम्पशन का, उपभोग का। तो बचत तो जो है ना जीरो भी हो सकती है और बचत माइनस में भी हो सकती है। यानी जब यहाँ पे आपकी आय जीरो है और उस समय पर कुछ ना कुछ उपभोग आदमी कर रहा है, इसका मतलब बचत माइनस में गई कि नहीं गई। जैसे मान लीजिए वो कुछ भी नहीं कमा रहा है लेकिन 20 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी बचत कितनी है, -20, यानी उधार है ना उस पर -20, या अपनी पहले वाली बचत में से। इसका मतलब उस कंडीशन में बचत कितनी होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी बचत आपकी। कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। और जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उसकी बचत बढ़ती जाएगी, यानी आपका बचत का ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, नीचे से माइनस से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है ना, जहाँ पे आपका आय वाली रेखा और बचत वाली, तो यहाँ पे आय और उपभोग जो है बराबर होते हैं। आय और उपभोग बराबर होते हैं, और आय और उपभोग बराबर होने का मतलब क्या होता है कि जितना कमा रहा है उतना उपभोग में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचत आपकी हो जाएगी शून्य। बचत क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बेटा, समझे। तो ये तो हो गई आपकी एपीएस। इसी तरह से हम एमपीएस देखेंगे, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो है वो ये कह सकते हैं कि आय में इकाई परिवर्तन होने पर, आय में इकाई परिवर्तन होने पर बचत में कितना परिवर्तन होता है। बचत में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, एमपीएस। क्या कहलाता है बेटा, एमपीएस। तो एमपीएस बराबर आय में इकाई परिवर्तन होने पर, कहने का मतलब डेल्टा वाई, इसके होने पर बचत में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा एस। इसको कहेंगे हम बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है बेटा। तो इसका एक आध उदाहरण जो है आप करके देख लेना, ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति हो गई। उदाहरण बहुत सारे दे रखे हैं इसमें। आप देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध देखेंगे कुछ। क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस में संबंध हमने देखा, दोनों के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कि एपीसी बराबर क्या होता है बेटा, C/Y, और एपीएस बराबर क्या होता है, S/Y, है ना। और एक चीज हम जानते हैं कि कुल पूर्ति जो है या कुल आय जो है वो C और S का योग होती है। ये हम जानते हैं कि Y बराबर क्या होता है, C+S होता है। इसको 1 नंबर लगाइए, इसको 2 नंबर लगाइए, इनमें संबंध स्थापित करना है हमको। क्या संबंध होता है, मैं 1 और 2 को जोड़ के देखता हूँ। 1 और 2 को जोड़ के देखता हूँ, क्या करते हैं, एपीसी प्लस एपीएस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, C/Y प्लस S/Y। एलसीएम कितना आएगा इसमें, Y आएगा, तो C+S। क्या गया, C+S/Y। और एक जगह में पता है C+S का मतलब कितना होता है, Y होता है। तो इसको यूं लिख सकते हैं Y/Y। कहने का मतलब 1। कहने का मतलब उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मिटा दो इसको। उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति का योगफल जो होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है। जैसा हमने नीचे देखा, ये देखिए एपीएस प्लस एपीसी बराबर 1 होता है। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। अब इनकी सहायता से मान लीजिए कोई सवाल ऐसा आ गया कि किसी भी फलन में कि एपीएस का मान आपका जो था वो कितना था, 0.7 था, तो एपीसी का मान ज्ञात करो।
तो एपीसी दोनों का जोड़ 1 होता है, तो 1 में से घटा दो 0.7 को, कितना आ गया 0.3। दोनों का जोड़ जो है वो 1 होना चाहिए, 0.7 घटा दिया 0.3 आ गया। कहने का मतलब एपीसी बराबर 1 माइनस एपीएस, या एपीएस बराबर 1 माइनस एपीसी, ये चीज हो गया। ठीक है बेटा। अब जो है इसी तरह से संबंध देखेंगे हम एमपीसी, रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। अब देखेंगे, दोनों को लिख लो फॉर्मूला, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दोनों को जोड़ के देखें, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। कहने का मतलब नीचे वाई आया तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस और बटा डेल्टा वाई। और इन दोनों का जोड़ भी जो है वो डेल्टा वाई के बराबर होता है। जैसे सी और एस का योग वाई के बराबर होता है, वैसे ही डेल्टा सी और डेल्टा एस का योग डेल्टा वाई के बराबर होता है। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। और एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इन दोनों का योगफल 1 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का मान जो है, चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, इनका मान 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। 0 से लेके कम से कम 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है, ना तो 0 से कम होगा और ना 1 से ज़्यादा होगा, एमपीसी की बात करें तो। ये तो आपकी हो गई बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। अब जो है अगला जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं, निवेश का व्यवहार या निवेश फलन की बात करेंगे। बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे। निवेश का मतलब ये है कि जितने भी पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्चा है, पूंजीगत वस्तुएं मतलब स्थायी औजार वगैरह खरीदने हैं आपको, मशीन खरीदनी है, कारखाने में कुछ चेंज करना है, कारखाने में वृद्धि करनी है, मकानों में वृद्धि करनी है, इनके द्वारा उत्पादक जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, या तो नई पूंजी का निर्माण करते हैं या पूंजी में वृद्धि करते हैं। पूंजी में क्या करते हैं, पूंजी स्टॉक में वृद्धि करते हैं। अतः इसको क्या कहा जाता है, पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसको पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। यानी निवेश का मतलब पूंजी निर्माण है। पीटरसन की एक परिभाषा है, उसमें लिखा है कि निवेश में उत्पादन के टिकाऊ यंत्रों, नए निर्माण और स्टॉक में होने वाले परिवर्तन के खर्च को शामिल किया जाता है। 2 प्रकार का निवेश इसमें हम देखेंगे, एक तो प्रेरित निवेश कहेंगे बेटा, और दूसरा देखेंगे स्वायत्त निवेश। प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश। प्रेरित निवेश वो निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय और लाभ से सीधा सीधा संबंधित होता है। आय और लाभ से सीधा सीधा संबंधित होता है, यानी वो निवेश जो आय के बढ़ने पर, आय के ऊंचे स्तर पर बढ़ता है। उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है। कहने का मतलब आय का ऊंचा स्तर जब होगा लोगों का, एक बात सोच के चलिए, आय का जब स्तर ऊंचा होगा
तो लोग उपभोग पर ज्यादा खर्च करेंगे, उपभोग पर अपना खर्च बढ़ाएंगे, और उपभोग पे खर्च बढ़ाएंगे तो बेटा मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और मांग बढ़ेगी तो लोगों को उत्पादन करना पड़ेगा ज्यादा, जो उत्पादक हैं आपके उनका उत्पादन होगा ज्यादा, और उत्पादन अधिक होगा तो सीधी सी बात है कि उत्पादन अधिक करने के लिए वो क्या बढ़ाएंगे? निवेश बढ़ाएंगे। कहने का मतलब आय के बढ़ने पे ये जो निवेश बढ़ाया है उसको कहते हैं प्रेरित निवेश। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। यानी सीधा सीधा प्रभावित होता है लाभ से और आय से, क्योंकि लाभ के लिए किया जाता है, लाभ बढ़ाना चाहता है ना उत्पादक, इसलिए निवेश बढ़ाया है उसने, तो वो आपका होगा प्रेरित निवेश। आय बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए मैं इसके ग्राफ की बात करूं ना तो ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसमें नीचे की ओर नहीं आएगा आय बढ़ने के साथ साथ। दूसरा होता है स्वायत्त निवेश। कौन सा निवेश होता है? स्वायत्त निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्वचालित निवेश भी कई बार इसको लिख देते हैं, हिंदी करने वाले कुछ भी कर दें। स्वचालित निवेश या स्वायत्त निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये निवेश वो होता है जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र होता है। यानी आय में परिवर्तन होने से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। यानी जो निवेश आपके आय और लाभ से स्वतंत्र हो, आय और लाभ के बढ़ाने से ना बढ़े या घटाने से ना घटे, उसको हम कहते हैं आपका स्वायत्त निवेश। यानी स्वायत्त निवेश एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये बढ़ता तो है, हालांकि एक बात बीच में बता दूं मैं आपको कि स्वायत्त निवेश का कतई मतलब ये नहीं है कि इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि होती है, लेकिन आय के बढ़ने से या लाभ के बढ़ने से इनसे प्रभावित नहीं होती। इसमें सरकार को जब समग्र मांग बढ़ानी होती है ना, सरकार को समग्र मांग बढ़ानी होती है तो वो निवेश को बढ़ा देते हैं। उनका उद्देश्य जो है वो आय या लाभ का नहीं होता है, तो सरकार को जब बढ़ाना होता है तब जो है वो समग्र मांग को बढ़ा देते हैं। तो ये आपके स्वचालित निवेश है। अब स्वचालित निवेश की बात करें, इसका ग्राफ की बात करें आय के साथ। अब वो प्रेरित निवेश तो आपका ऐसे था ना बेटा, इस तरह का। स्वचालित निवेश आपकी यहां पे आय है और ये आपका स्वचालित निवेश है। आय यहां पे है, मान लीजिए आपका निवेश यहां पे है, आय यहां पे बढ़ गई, निवेश बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। आय यहां पे है, निवेश बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब स्वायत्त निवेश का जो आपका ग्राफ होता है वो अक्षांश के समानांतर होता है, अक्षांश के पैरेलल होता है, एक सीधी रेखा होता है। ये दिमाग में रहे। क्यों? क्योंकि ये आय से प्रभावित नहीं होता है। हो सकता है ये यहां भी हो सकता है ये यहां भी हो, लेकिन रहेगा सीधी रेखा, क्योंकि ये जो है ऊपर नीचे होगा तो ये सरकार के कारण से होगा, आय की वजह से नहीं होगा। ये नहीं है कि आय बढ़ा दी और ऊपर चला गया नीचे चला गया, वो नहीं होगा। तो ये आपका स्वचालित निवेश है। अब देखिए निवेश के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। निवेश के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। जिसमें पहला है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या कुशलता भी कह देते हैं कई बार इसमें। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, यानी इसको ये कह सकते हैं हम मार्जिनल एफिशिएंसी
टू कैपिटल। MEC से डिपेंड कर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं? MEC से। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। सीमांत कार्यकुशलता का मतलब आपकी पूंजी जो है वो कितना काम कर रही है। पूंजी क्या काम करेगी? निवेश की बात करें, पूंजी क्या काम करती है? लाभ बढ़ाती है। कहने का मतलब आपके निवेश में इकाई वृद्धि करने पर, आपके निवेश में इकाई वृद्धि करने पर आपका लाभ कितना बढ़ता है, वो उस पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या पूंजी की सीमांत कुशलता या MEC है। या इसकी जो परिभाषा एक लिखी है, इन्होंने लिखी है कि पूंजी की सीमांत कुशलता किसी पूंजीगत पदार्थ, पूंजीगत पदार्थ का मतलब निवेश, पूंजीगत पदार्थ की एक इकाई अतिरिक्त प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में जो लाभ कितना बढ़ रहा है, यही बात मैंने अभी कही है, लाभ कितना बढ़ रहा है, वो उसकी जो है अनुमानित दर है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता है। देखिएगा, एक उदाहरण इसने बताया कि मान लीजिए एक मशीन की पूर्ति कीमत, एक मशीन की पूर्ति कीमत 1000 रुपये। पूर्ति कीमत का मतलब यह है कि मान लीजिए एक मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ पे, किसी कारखाने में एक मशीन लगी हुई है, और ये मशीन हमने भले ही कितने में भी खरीदी हो, वो मायने नहीं रखेगा। पूर्ति कीमत क्या है कि अगर इसको बदल के इसकी जगह ऐसी की ऐसी दूसरी मशीन लगाएंगे तो कितने रुपए में लगेगी, तो वो लगेगी 1000 रुपये में। तो ये है मशीन की पूर्ति कीमत, ये आपकी मशीन की पूर्ति कीमत है। और मान लीजिए ये 1 साल तक चलेगी, ये 1 साल तक चलेगी, उसके बाद में जो है वो काम नहीं करेगी, उसके बाद में ये इसको हम बाहर कर देंगे, प्रचलन से बाहर कर देंगे, और 1 साल में जो है वो 1100 रुपये कमाएगी। कितने रुपए कमाएगी? 1100 कमाएगी। अब इस पूंजी की कार्यकुशलता कैसे निकालेंगे? इस मशीन की कीमत कितनी थी, जिसको पूर्ति कीमत कहें, 1000 रुपये, और साल में कितना कमाएगी? 1100 कमाएगी। तो लाभ कितना हुआ? लाभ बेटा देखिए 1100 रुपये कमाएगी, और इस मशीन तो ये आउट ऑफ प्रचलन से बाहर हो ही जाएगी। 1100 में से 1000 घटा दिया, लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये का। लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये का। तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता जो है वो निकालेंगे 100 बटा 1000 और गुना प्रतिशत में निकालेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, एक ही। आपकी यहाँ पे MEC जो है वो कितनी है? 10% है। MEC कितनी है? 10% है। कहने का मतलब आपके जो निवेश की सीमांत कार्यकुशलता है या पूंजी की जो सीमांत कार्यकुशलता है वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आपकी अनुमानित आय, अनुमानित आय जो इस उदाहरण में जो है आपकी साल भर बाद में जो अनुमानित आय कितनी आई थी? 1100 रुपये आई थी। और दूसरी थी पूर्ति कीमत, दूसरी थी पूर्ति कीमत जो इस उदाहरण में कितनी थी? 1000 रुपये थी। और अनुमानित आय कितनी साल भर के बाद में? तो हो सकता, वो तो हमने एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण लिया था कि 1 साल बाद में खारिज हो जाएगी मशीन, हो सकता है और अन्य सालों तक चले। तो अनुमानित आय जो है उसको किस तरह से लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको PY लिखें, नेक्स्ट ईयर जो है उसको हम मान लीजिए अनुमानित आय जो है 1 साल उसकी Q1 है, उसके बाद में जो है अगले साल Q2 है, उसके बाद में Q3 है, ऐसे ऐसे करके N साल चलती है, तो QN ये लिख सकते हैं हम अनुमानित आय। ये उसकी अनुमानित आय है कि मान लीजिए पहले साल उसकी अनुमानित आय हमने कितनी लिखी थी? 1100। उसके बाद में उसकी अनुमानित आय जो है वो कम हो गई, मान लीजिए 450 है, 350 है, इस तरह से बढ़ती गई। तो ये इसको सबको जोड़ देंगे तो ये उसकी क्या हो गई? अनुमानित आय हो गई। कहने का मतलब अनुमानित आय जो है भविष्य में होने वाली आय पर निर्भर करती है, लेकिन भविष्य अनिश्चित होता है और किसी भी व्यवसाय में होने वाले जो परिवर्तन है उस पर डिपेंड करता है।
बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की बात करें, चलिए छोड़िए। अब पूर्ति कीमत, पूर्ति कीमत के बारे में मैंने आपको बता दिया। पूर्ति कीमत का मतलब जो है वर्तमान पूंजीगत वस्तुओं की कीमत नहीं है। ये नहीं है कि वो वर्तमान में जो है वो कितने रुपए की है। इसका अभिप्राय ये है कि जो मशीन जो लगी हुई है आपकी, और उसी लेवल की मशीन जो है, उसी लेवल की मशीन को रिप्लेस जब करेंगे, इसकी जगह पे उसी लेवल की मशीन को रिप्लेस करेंगे, तो वो कितने रुपए खर्च हो सकते हैं, वो उसकी पूर्ति कीमत है। वो उसकी क्या है बेटा? पूर्ति कीमत है। और इसको पुनः स्थापना लागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः स्थापना लागत भी उसको कहा जाता है। देखिएगा आप आगे। तो ये बात हो गई हमारी पूर्ति कीमत की। एक छोटा सा मैं इसको बहुत डीप नहीं जाऊंगा। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता जो है ना, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनता है। इसको हालांकि सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो 11th 12th मैथ्स में हम पढ़ा करते हैं, और उस मैथ्स में किस तरह से डिराइव किया जाता है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधा सीधा मैं आपको ये कहूँगा कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, अगर हम उसको MEC लिखें या सिंपल M भी लिखें, स्मॉल m जो है, वो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है PY बटा SP और -1, और ये अंडर रूट नहीं है, ये n होगा। यानी यहाँ पे वर्गमूल हो सकता है, घनमूल हो सकता है, और 1/4, 1/5, 1/6 पावर्स हो सकती है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपकी PY है ना बेटा, वो PY है आपकी अनुमानित आय। PY जो है वो क्या है? अनुमानित आय है। और SP जो है ना, वो है आपकी सप्लाई प्राइस या पूर्ति कीमत। और N जो है टर्म्स की बात है, कितने साल की बात है, यानी समय है आपका। N जो है वो क्या है? वर्ष। पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है, चौथा वर्ष है, ये। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एक उदाहरण से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक मशीन की पूर्ति कीमत बेटा 1100 रुपये है। एक मशीन की पूर्ति कीमत कितनी है? 1000 रुपये मान लीजिए। और उस मशीन की जीवन अवधि जो है, कितने साल वो मशीन चलेगी? मान लीजिए 2 वर्ष चलेगी, है ना। और 2 वर्ष में उससे समग्र आय जो हो रही है वो हो रही है 1210 रुपये। समग्र आय जो हो रही है वो कितनी हो रही है? 1210। तो इस पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ज्ञात करो। देखिएगा, M बराबर लिखे हैं इस फॉर्मूला में। ये क्या है? आपकी अनुमानित आय। अनुमानित आय कितनी है? 1210 बटा नीचे क्या है? SP पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत कितनी है? 1000। ये इसको रूट का साइन लगा दो, और कितना रूट? 2, और -1। 2 का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट भी होता है। आप हालांकि मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट, घनमूल वगैरह निकाले होंगे। और ज़्यादा डीप में आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं रहे, इसलिए नहीं गए होंगे। फिर भी एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 121 का वर्गमूल कितना हुआ बेटा? 11। और 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10। 11/10 -1। इसको मैं बाकी यहां पे कर दूं। 11 में 10 का भाग दिया, कितना आया? 1.1, और -1, ये आ गया 0.1। MEC का मान 0.1 आया है। या इसको प्रतिशत में निकालें तो इसको यूं कर सकते हैं, पहले तो 0.1 का पॉइंट हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? 1/10 कर देंगे। 0.1 के बाद में नीचे 10 आ जाएगा, गुणा 100 से कर दें तो कितना आ गया? परसेंट की बात करें तो 10%। यहाँ पे M का मान 10% आ गया। ठीक है बेटा।
हमने ये कहा था कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता जो है उसको निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं। पहला तत्व था आपका पूंजी की सीमांत कुशलता पर, और दूसरा तत्व है ब्याज की दर पर। दूसरा तत्व है आपका ब्याज की दर। यानी निवेश किया जाने वाला जो धन है उसकी लागत को हम ब्याज कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए, लागत को, धन की लागत को क्या कहते हैं हम? ब्याज कहते हैं। कैसे? कि निवेश दो तरीके से व्यक्ति कर सकता है। ये राम प्रसाद जी हैं। और इन राम प्रसाद जी को किसी व्यापार में निवेश करना है, या तो वो अपने पास जो धन पड़ा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, या कहीं से लेंगे उधार। अब उधार लिया तो सीधा सीधा उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज हो ही गया, उसकी लागत है। अगर खुद का धन है तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तो भी ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह लगाते तो वहां पे उनको ब्याज मिलता कि नहीं मिलता। यानी अगर अपने इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो वे ब्याज से वंचित हो रहे हैं, तो वहां पे जो लागत होगी उसको हम कहेंगे ब्याज। अब इस ब्याज से किस प्रकार से जो है वो आपकी पूंजी की कार्यकुशलता वगैरह जो है वो प्रभावित होती है, उसको देखेंगे हम। देखिएगा ब्याज। अब आदमी कहां तक निवेश करेगा, इसको मिटा देता हूं। आदमी कहां से कहां तक निवेश करेगा, यानी पूंजी की जो कार्यकुशलता है, MEC जिसको हम कहते हैं, वो MEC जो है वो अगर आपका जो निवेश किया जा रहा है, यानी ब्याज की दर जो है उससे ज्यादा है, ब्याज से ज्यादा पूंजी की कार्यकुशलता है, यानी ब्याज कम देना पड़ रहा है और पूंजी की कार्यकुशलता ज्यादा है, कहने का मतलब वो लाभ हो रहा है उसको। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ब्याज कम दे रहा है। मान लीजिए वो निवेश करने के लिए जो है 5 करोड़ रुपए का ब्याज भर रहा है, और उस पूंजी से वो 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 6 करोड़ रुपए कमा रहा है। ब्याज कितना भर रहा है? 5 करोड़। कमा कितना रहा है? 6 करोड़। क्या करेगा वो? और निवेश करेगा। भाई अभी तो और जगह है, और बढ़ाएंगे, निवेश को बढ़ाएगा, है कि नहीं? अगर MEC का मान R से कम है, यानी जो लाभ हो रहा है वो ब्याज की दर से कम है, तो वो निवेश करेगा ही नहीं ना भाई। कौन आफत लेगा? निवेश नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है उसको। और अगर MEC बराबर R है तो ये असमंजस की स्थिति रहती है, अनिश्चितता की स्थिति रहती है, करे कि नहीं करे। हालांकि सबसे आइडियल कंडीशन उसकी यही है, वो यहीं तक निवेश कर सकता है, इससे ऊपर नीचे जो है वो नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका दो जो निर्धारक तत्व हैं निवेश के, उनकी बात। अब निवेश मांग वक्र की बात करें हम। किसकी बात करें? निवेश मांग वक्र। देखिएगा, निवेश मांग वक्र अगर ब्याज के साथ निवेश का संबंध देखें, वैसे तो मैं देख चुका हूं आपका निवेश आपका बढ़ता इस तरह से होता है ना कि आय के साथ। अगर ब्याज की दर के साथ निवेश का देखेंगे, तो अगर ब्याज की दर के साथ आपका निवेश का ग्राफ हम देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है अपना निवेश व्यक्ति गिराता है, जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है तो अपना निवेश बढ़ाएगा। इसका मतलब उल्टा संबंध होता है, और उल्टे संबंध में ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह का ग्राफ जो है वो बनता है। तो ये बात आपकी हो गई पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता का साथ ब्याज के दर के साथ संबंध। अब एक अवधारणा आती है, पूर्ण रोजगार की अवधारणा। पूर्ण रोजगार की अवधारणा। पूर्ण रोजगार की अवधारणा का सीधा सीधा मतलब तो जैसे ही हम पढ़ते हैं,
वैसे वैसे हम ले लेते हैं कि भाई पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है, कि उस देश की इकोनॉमी में जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो सारे के सारे काम में लगे हुए हैं। ये सामान्य परिभाषा है, ये सामान्य स्थिति है कि भाई जितने लोगों को जरूरत है उतने लोग काम कर रहे हैं, सारे ही काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका वास्तविक अभिप्राय जो है इकोनॉमिक्स के अनुसार वो ये है कि जो दी गई मजदूरी स्तर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दी गई मजदूरी स्तर पर जितने भी लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। दी गई मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग जो है वो पूर्ति के बराबर है। श्रम की मांग किसके बराबर है? पूर्ति के बराबर। यानी जितने लेबर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे काम में लगे हुए हैं, यानी जो उद्यम को चाहिए वो सारे के सारे उनको मिल रहे हैं, जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हैं। हालांकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कुछ बेरोजगारी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। पूर्ण रोजगार की स्थिति है लेकिन फिर भी उसमें कुछ बेरोजगारी है। उसको हम देखेंगे कि कौन सी बेरोजगारी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। एक तो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो बेरोजगारी के प्रकार हैं, उनमें एक कहा गया हमने संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा गया, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो है कि जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी के बदलने से होता है। एक आदमी मिस्टर ए जो है वो किसी फर्म में काम कर रहा है, F1 में। अब वहां से वो संतुष्ट नहीं है, या फर्म बंद हो गई, या इन्होंने नेचर चेंज कर दिया यहाँ भी, या फिर इनको एम्प्लॉयज अपने चेंज करने हैं फर्म 1। तो ए जो है वो अब क्या करेगा, यहां से तो छूट गया तो वो फर्म 2 में जाएगा। तो ये फर्म 1 से फर्म 2 के बीच का जो दौर है, एक दिन लगा कि उसको 6 महीने लगे कि 2 महीने लगे, उस समय पे वो क्या रहता है, वो बेरोजगार रहता है। वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। ये संघर्षात्मक बेरोजगारी है। इसमें श्रम की गतिहीनता मान सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरी हो, वहां पे जा सकता है। मशीनों की टूट फूट के कारण से ये जो है इन्होंने हटा दिया। लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति है, इसका ही मूड हो गया, भैया मुझे तो नहीं रहना, मुझे तो दूसरे में जाना ही जाना है, सैलरी पूरी नहीं दे रहे। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, हालांकि ये बेरोजगारी जो है वो स्थायी नहीं होती। कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो ये आपकी एक पहली प्रकार की बेरोजगारी है। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब काम करने का जो स्ट्रक्चर है, उद्यम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें सारे टीचर्स जो है वो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। लेकिन कोविड भाई साहब आए, और कोविड भाई साहब जब आए तो हमारे मोदी जी ने कहा कि ना भाई, हम तो आपके कोचिंग करवाएंगे बंद। आपकी कोचिंग क्या करवाएंगे? बंद। जरूरी भी था। बंद करवाएंगे तो बच्चे जो है घर घर जाके तो टीचर्स के पढ़ेंगे नहीं, या टीचर्स घर घर जाके पढ़ाएंगे क्यों नहीं? पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमको कांटेक्ट करना ही नहीं था। तब जरूरत पड़ी किसकी? ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन टीचिंग के उस दौर में जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं थे वो बाहर हो गए। वो हो गए क्या? बेरोजगार हो गए। वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी। नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई। अब जो पुराने लोग काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमको तो गेती फावड़े से काम आता है, मैं तो जेड़ी ही बीट का गिरा करा। अब जो है ये मशीन वाला काम, तो बटन दबाने वाला काम हमसे नहीं होता। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं बेटा? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब दो प्रकार की बेरोजगारी और होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होती है
अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब तो सीधा साधा है कि एक व्यक्ति है, उसको कोई भी एक इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप शाम को आइएगा और हमारे यहाँ पे जो है 2 क्लासेस लीजिएगा, और इस 2 क्लास के बदले में हम आपको जो है वो 1,000 रुपये देंगे। 2 पीरियड से कितने रुपए देंगे? 1,000 देंगे। लेकिन मैं इस प्रचलित मजदूरी दर से सहमत नहीं हूं। ये व्यक्ति जो है इस प्रचलित मजदूरी दर से सहमत नहीं है और वो इस दर पर काम करने को तैयार नहीं है। नहीं भाई, 1,000 रुपये में तो हम काम नहीं करेंगे, हम आराम से कर रहेंगे, और इसके पास पहले से कोई काम नहीं है। तो ये जो बेरोजगारी है वो है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी श्रम रोजगार उपलब्ध होने पर भी इनके पास रोजगार है, यहाँ पे काम है, लेकिन फिर भी वो उस दर पे काम करना नहीं चाहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया कि वो ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये है कि यहाँ पे काम ही नहीं है, ये काम करना चाहता, वो कह रहा है कि मैं 1,000 रुपये में भी काम कर लूंगा 2 पीरियड के लिए, लेकिन इधर कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट पूरा हो गया, ये सारी पूरी हो गई। तो ये जो है अनैच्छिक बेरोजगारी है। अब बात आती है नियोजित बचत और नियोजित निवेश, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश। नियोजित बचत या इच्छित बचत भी कहते हैं। नियोजित बचत का मतलब वो होता है कि ये वो बचत है कि जो बचत करने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी विशेष जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आय और रोजगार के विभिन्न स्तर हैं, उनके ऊपर वो कितना पैसा बचाना चाहता है, कितना पैसा बचाना चाहता है, कितना पैसा बचाने की उसकी इच्छा है, वो होगा आपका नियोजित प्लान या डिजायर सेविंग। इसी तरह से नियोजित निवेश है, आपका नियोजित निवेश है, यानी नियोजित निवेश का मतलब भी एक तरह से वही है कि वो निवेश है कि जो कोई भी व्यक्ति या फर्म जो है इतना निवेश करना चाहता है। इसके विपरीत वास्तविक बचत का मतलब चाहता तो कितना था लेकिन बचत हुई कितनी, जो वास्तव में बचत हुई उसको वास्तविक बचत, और वो व्यक्ति निवेश करना कुछ अलग चाह रहा था लेकिन निवेश रियल में कुछ अलग हुआ, तो वो जो आपका निवेश है उसको कहते हैं हम वास्तविक निवेश। और एक चीज तो आपको बता ही चुका हूं कि अर्थव्यवस्था में S बराबर निवेश जितना होता है उतनी ही बचत होती है। इस बात का आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई। अब मैं एक बात और कर रहा था कि जैसे हमने कहा ना, पूर्ण रोजगार वो स्थिति नहीं है जहां पे सब लोग काम में लगे हुए हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आपको मैंने बताया था ना आपको कि जो संघर्षात्मक बेरोजगारी वगैरह आपको जो थी, कहने का मतलब सामान्य बेरोजगारी का स्तर जो है वो पाई जाती है। तो ये वाला जो उस समय पर बेरोजगारी है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को कहते हैं बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। उसको क्या कहते हैं? ये बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर है। कहने का मतलब इस शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। आपको पूछा जा सकता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या शून्य बेरोजगारी की स्थिति है, तो सामान्यतः हम यही कहेंगे भाई पूर्ण रोजगार है और इसका मतलब बेरोजगारी तो 0 होगी, जबकि कुछ ना कुछ बेरोजगारी जो है वो संघर्षात्मक बेरोजगारी हो सकती है या ऐच्छिक बेरोजगारी हो सकती है। तो ये जो है आपकी पूर्ण रोजगार की अवधारणा हो गई। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। कुछ एक प्रश्न का जिक्र मैं कर लेता हूं। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या कुल मांग के कौन कौन से घटक हैं? एडी के घटक इसमें ऑप्शन में है
निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, तीसरा ऑप्शन है सरकारी व्यय प्लस उपभोग व्यय, चौथा ऑप्शन है आपका निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक ये सही हो, ये सही है क्या? है क्या? आप बताएं, मुझे तो ये वाला, आप देख लीजिएगा इसमें, है ना? नहीं बताऊंगा इसको। समग्र पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं? समग्र पूर्ति के घटक कौन से हैं? समग्र पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए जो है वो दिया हुआ है उपभोग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बचत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। समग्र पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं? देख लीजिएगा, ठीक है ना? उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है। किसका? सी बराबर फंक्शन ऑफ किसका? पढ़ा था ना? तो उपभोग फलन फलनात्मक संबंध है किसका? आय और बचत का, ऑप्शन ए में दे रखा है। उपभोग और बचत का, ऑप्शन बी में दे रखा है। आय और उपभोग का, ऑप्शन सी में दे रखा है। कोई नहीं, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद में उपभोग प्रवृत्ति की बात आती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात आती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की, इनके सूत्र वगैरह पूछ रखे हैं। औसत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला पूछ रखा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला पूछ रखा है। अब देखिए, एक प्रश्न इसमें आया, इंपॉर्टेंट है। एक एपीसी जो है वो 80% है, एपीसी 80% है, तो एपीएस कितनी होगी? ये थोड़ा सा अलग हो गया बेटा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों का जोड़, आपको तो इतना याद है ना कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता, तो ये तो 80 कैसे आ गया? 80% है। अगर पॉइंट्स में दशमलव में दे रखा है तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से 0 से लेके 1 के बीच में होता। परसेंट में है तो 100% हो जाएगा। या इसको आप परसेंट को कन्वर्ट कर लें इस तरह से, तो 80% को क्या लिख देंगे? 80/100। कितना आ गया? 0.2। तो वो कितना आ गया? सॉरी 0.8, तो वो आ गया आपका 0.2। या सीधी सीधी सी बात करें कि दोनों का जोड़ 1 होगा, 1 का मतलब 100% होता है, तो ये 80%, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। परसेंटेज में पूछा 20%, दशमलव में पूछे 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि एमपीएस 0.6 है, एमपीएस इज इक्वल टू 0.6, आय में 100 रुपए की वृद्धि होती है। आय में वृद्धि कितने की होती है बेटा? 100 रुपए की। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? बचत में वृद्धि का मतलब डेल्टा एस। तो पहली बात तो एमपीएस का फॉर्मूला याद रहे हमें, एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। डेल्टा एस ज्ञात करना है। डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि कितनी है? 100। और ये फॉर्मूला किसका है? एमपीएस का। एमपीएस कितनी है? 0.6। नीचे क्या लिख दें? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। डेल्टा एस बराबर 100 गुणा 0.6, और 100 को 0.6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहने का मतलब आय में 100 रुपए की वृद्धि होने पर अगर एमपीएस का मान 0.6 है तो बचत में 60 की वृद्धि होगी। एक सवाल में दे रखा है कि आपका
एमपीसी 40% है, एमपीएस कितना होगा? सीधी सी बात है कि अगर परसेंट में दे रखा है तो 100% और वैसे दे रखा है तो 1 होता है दोनों का जोड़, तो ये 40% है तो ये कितना हो जाएगा? 60%। ये 0.4 होता तो ये कितना हो जाता? 0.6 हो जाता। अब एक प्रश्न है, लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है? लाभ की आशा से प्रेरित जो निवेश है उसको क्या कहते हैं? प्रेरित निवेश, या स्वचालित निवेश, या शुद्ध निवेश, या वास्तविक निवेश? बताएं। प्रेरित निवेश। और जो निवेश आय और रोजगार के स्तर से या लाभ के स्तर से स्वतंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? स्वचालित या स्वायत्त निवेश। प्रेरित निवेश की स्थिति में, प्रेरित निवेश की स्थिति में आपका जो निवेश वक्र होगा वो कैसा होगा? प्रेरित निवेश की स्थिति में आपका जो निवेश वक्र होगा वो कैसा होगा? वो आपका दे रखा है, ये कहूं, एक तो ऑप्शन दे रखा है एक सीधी क्षैतिज रेखा, सीधी क्षैतिज रेखा। ऐसा होता है क्या प्रेरित निवेश में? नहीं होता। स्वायत्त निवेश में तो होता। एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसी वाली, ये होता है क्या? नहीं होता। तीसरे में दे रखा है नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई रेखा, इस तरह की। ऐसा होता है क्या? होता है, क्योंकि आय के साथ आपका निवेश बढ़ता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति वो स्थिति है जहां पे मजदूरी की वर्तमान दर पर लोग काम करने को तैयार होते हैं। लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, शून्य बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों। चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो मैं इसको सही मानता हूं। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत जो है आपका, या क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे शुरुआती दौर के, उन्होंने, हालांकि इस चैप्टर में आपको इस तरह की बात आई नहीं होगी, फिर भी मैं इस प्रश्न की बात, कौन सा कथन सही है इनके अनुसार? अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। कीन्स वगैरह आए तो इन्होंने खंडन किया था कि नहीं भाई ऐसा होता ही नहीं है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, बिल्कुल कहा था इन्होंने कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन वास्तव में होती नहीं है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि परंपरावादी ये मानते थे कि अति उत्पादन भी नहीं होता है, न्यून उत्पादन भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रोजगार वगैरह का लेवल जो है सब संतुलित रहता है, और संतुलित जब रहेगा तो मांग और पूर्तियां बराबर रहेंगी, तो अति उत्पादन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना न्यून उत्पादन का है। तो सी ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों, तो ये दोनों ऑप्शन परंपरावादियों के अनुसार सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि वह बेरोजगारी जो श्रम की गतिहीनता के कारण, कच्चे माल की कमी के कारण, बिजली की कमी के कारण, मशीनों की टूट फूट के कारण होती है, वो कहलाती है संघर्षात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, या सामान्य बेरोजगारी। सीधी सी बात है कि संघर्षात्मक है, फ्रिक्शनल है। वह स्थिति जिसमें काम करने के योग्य होते हैं लोग और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार भी होते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, यानी काम करने के लिए योग्य भी हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो रेट चल रही है उस पर हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा। तो वो बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? ऐच्छिक है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐच्छिक तो वो होता है कि जब आपको काम मिल रहा है, 200 रुपये में काम मिल रहा है, आप कह रहे हैं भैया मैं 200 में काम करने को तैयार नहीं हूँ, आपकी मजदूरी, मेरे रेट्स अलग ही होंगे। तो ये कैसी होगी? अनैच्छिक बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी होगी? अनैच्छिक बेरोजगारी होगी।
एक प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था में आय का स्तर शून्य है, आय का स्तर 0 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन है सी बराबर 0, कहने का मतलब उपभोग 0। दूसरा ऑप्शन है बचत बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है सी बराबर सी बार। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है कि जब शून्य स्तर होगा तब उपभोग 0 तो हो ही नहीं सकता। उपभोग 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उपभोग होगा, तो आपकी जो बचत है वो माइनस में जाएगी, वो भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे ये जो है आपका स्वायत्त निवेश है, सॉरी स्वायत्त उपभोग है। आपका जो कुल उपभोग है वो स्वायत्त उपभोग के बराबर है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। बस मिलते हैं नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा। बाय।